डियर स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का अपन क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं 1.3। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करके मैं बता देता हूं आपको। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं। जो ये रेशियो दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। ये रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चों? के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी जो है वो डायमेंशनलेस है। ये अपन को चेक करना है। इसमें जो सिंबल्स, जो नोटेशंस आ रहे हैं, उनका मीनिंग जो है वो यूजुअल मीनिंग है। तो इनके सब के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। के जो होता है इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? तो आपने कूलाम फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम फोर्स का फार्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है। के का यूनिट निकालना है मुझे, तो इसको इधर भेज दो आप F के पास आर स्क्वायर को, और Q1 और Q2 को नीचे भेज दो। तो Q1 और Q2 को मैंने नीचे भेज दिया। तो बच्चों K का यूनिट वही होगा जो इसका यूनिट होगा। तो अगर आप इसका यूनिट फाइंड आउट कर देते हो तो K का यूनिट आ जाएगा। तो मैं K का यूनिट यहाँ पे रख रहा हूँ। तो K का यूनिट क्या होगा? तो इस पूरे का यूनिट रखना है। इस पूरे का यूनिट F का तो होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, और मीटर के ऊपर स्क्वायर है बच्चों। चार्ज का होता है कुलाम। यहाँ पर भी ये चार्ज है Q2, तो कुलाम और कुलाम का स्क्वायर हो गया। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलाम फोर्स, कुलाम लॉ के अंदर K का यूनिट बताया गया है, और यहाँ पर मैंने निकाल करके दिखा दिया। तो K का जो यूनिट होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। K का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। क्लियर? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कुलाम। तो इसका यूनिट होता है कुलाम, और ऊपर स्क्वायर है तो ये कुलाम का स्क्वायर हो गया कंप्लीट। ऊपर वाली सारी चीज़ों का मैंने यूनिट लिख लिया। अब बारी है नीचे वाले। G क्या है? ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फोर्स था, और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G क्या होगा बच्चों? G को अलग कर दो आप। तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ। F ग्रेविटेशनल फोर्स के पास मैं ये F G लिखो या खाली F लिखो, एक ही बात है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैं इसको इसके पास भेज लेता हूँ F आर स्क्वायर, और अपॉन में कौन आ जाएंगे बच्चों? m1 और m2 अपॉन में आ जाएंगे। क्लियर? G अलग कर दिया मैंने। G का यूनिट क्या होगा? जो इस पूरे का यूनिट होगा वही G का यूनिट होगा। तो इस पूरे का यूनिट निकालते हैं अपन। F का तो होता है न्यूटन, R का होता है मीटर, और ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास का होता है किलोग्राम, M1 का किलोग्राम और M2 का भी किलोग्राम। तो किलोग्राम का क्या हो गया? स्क्वायर। तो G का यूनिट जो होगा बच्चों वो ये रहा पूरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल ईजी है, मैंने यूनिट पुटअप किए। M ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास, तो मास का यूनिट होगा kg। एम पी ए मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी मास है तो इसका यूनिट भी होगा किलोग्राम। तो अब अपन इसको सबको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सिंपल आउट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, किलोग्राम स्क्वायर से ये किलोग्राम स्क्वायर कट गया, कुलाम स्क्वायर से कुलाम स्क्वायर कट गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। कुछ भी नहीं रहा, सारे हट गए। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया वो कैसा आया? यूनिटलेस आया, या आप डायमेंशन लेस भी कह सकते हो। यूनिटलेस कह दो, या फिर अगर डायमेंशन यूनिट ही नहीं है तो फिर इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं, तो इसको अपन डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं। आप चाहो तो इनकी एक एक की डायमेंशन रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो, डायमेंशंस पुटअप कर सकते हैं। अगर डायमेंशन से इसको सॉल्व आउट करना चाहते हो आप, तो इसके लिए आपको एक एक की डायमेंशन रखनी पड़ेगी। डायमेंशंस आपको सबकी निकालनी आनी चाहिए। न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन, ये मास है, ये सॉरी डिस्टेंस है मीटर, तो मीटर की डायमेंशन, चार्ज कुलाम की डायमेंशन रख करके आप के की डायमेंशन फाइंड आउट करो, और फिर जी की भी डायमेंशन रखो आप। यहाँ पे कुलाम चार्ज का, ई का स्क्वायर, ई का मतलब होता है चार्ज, चार्ज की डायमेंशन रखो, मास की डायमेंशन रखो, और डायमेंशंस पुटअप करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आपको पता चलेगा ये डायमेंशन लेस है। लेकिन अपन को वैसे नहीं करना, आप इनके सबके यूनिट्स पुटअप कर लो और यूनिट लेस निकाल दो, और जब यूनिट लेस है तो ऑब्वियसली वो डायमेंशन लेस भी होगा। तो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसका आगे वाला पार्ट अपन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? लुक अप अ टेबल, कोई टेबल देखनी है आपको, ऑफ अ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। अब बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कांस्टेंट की टेबल से ये पूरा रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं आपके सामने सारी वैल्यूज़ बता देता हूँ, किस किस की वैल्यू क्या होती है। जो k होता है बच्चों, इस k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और इसका यूनिट अभी बताया गया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये k होता है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। क्लियर? G यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का, 1.67 × 10⁻11, और इसका यूनिट अभी बताया गया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और ME होता है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आप टेबल देखनी है कॉन्स्टेंट्स की, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे 9.1 × 10⁻31 kg।
MPa मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.67, सॉरी बच्चों ये मैंने गलत लिख लिया, 6.67 होता है, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इन सारे कांस्टेंट्स को आप यहाँ पर पुटअप कर दो आप। तो जब आप इन सारे कांस्टेंट्स को पुटअप करोगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हो आप। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27। बच्चों आप जब ये सारी वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10⁻39 ये आएगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट तो होगा ही, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये यूनिट लेस है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट पूछा हुआ है, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और नीचे वाला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैसे है मैं उसको बता देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लें, ये मैं हटा देता हूँ। लास्ट एंड फाइनल देखो, एक्चुअली ये किसके बीच में, ये क्या है, क्या किसका रेशियो है, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है और यहाँ प्रोटॉन का मास आ रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है Me और प्रोटॉन का मास होता है Mp। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E और प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, और दोनों कितनी डिस्टेंस पे पड़े हैं, सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ, r डिस्टेंस पे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स आपको कहा जाए कूलाम फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन r², फॉर्मूला पता ही है आपको। Q1 इसका चार्ज है -E, लेकिन फॉर्मूले में अपन माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और यहाँ पर भी इसका चार्ज भी E और अपॉन में डिस्टेंस r का स्क्वायर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन r²। तो ये m1 की जगह हो जाएगा Me और ये Mp हो जाएगा और r²। और इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे E और G का, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो बच्चों r² से r² कट जाएगा और ke² अपॉन Gme और Mp आ जाएगा। यानी क्वेश्चन ने पूछा ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो अपन को क्या लिखना है, नीचे एक लाइन। तो बच्चों अपन इसमें फिर क्या लिखेंगे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। क्लियर, तो ये आप लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस सिग्निफाइज the ratio between ratio of electric या electrostatic to the gravitational force between proton and electron placed at same distance, placed at constant distance या सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये NCERT प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई 1.3।